ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हो और अपनी लाइफ में खुश हो। दोस्तों मेरा थोड़ा आज गला बैठा हुआ है, तो आपको तो जैसे पता है ठंड का मौसम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ना गले में थोड़ी खराश है। तो माफ़ी चाहूँगी कि बीच में अगर आपको ऐसी लगती है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है तो उसके लिए सॉरी। लेकिन वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके पास एक एक जो है ना टाइमली आपके पास एक नोटिफिकेशन जाता रहे मेरी स्टोरी का, जो कि टाइमिंग मैंने रख दिया है 8:30 का। रात के 8:30 बजे मेरा जो टाइमिंग हो गया है स्टोरी का, जिस टाइम मैं वीडियो को पोस्ट करती होती हूँ। तो आई होप कि अगर मेरे आवाज़ में थोड़ी सी आपको गड़बड़ी लगती है ना, तो क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। आई होप कि आप माफ़ कर देंगे। तो आज की कहानी मैं शेयर करने वाली हूँ एक पति पत्नी के प्यार के बारे में। एक अद्भुत प्रेम जो ये नहीं देखता कि कितनी कठिनाइयाँ हैं आगे, उसको पार करते हुए अपनी पत्नी के पास पहुंचना है उसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक नगर के जो राजा रानी, जिनका एक पुत्र होता है, राजकुमार बहुत ही प्यारा सुंदर होते हैं और बहुत अच्छी खुशहाली लाइफ उन लोग की चल रही होती है। पूरा छोटा सा फैमिली और नगर के लोग भी बहुत खुश होते हैं कि हमारे राजा हैं, उनका पुत्र बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि वो दीन दुखियों की सहायता करते रहते थे और बहुत ही ज़्यादा उनकी सेवा, जो गरीबों की सेवा करते थे, जिससे लोग बहुत खुश होते थे कि हमारा भाभी जो राजकुमार जो राजा बनेगा वो हमारी कितनी कदर करेगा, जो अभी हमारी इतनी देखभाल करते हैं, जब वो राजकुमार बन जाएंगे, नहीं राजा बन जाएंगे राजकुमार, तो कितनी हमारी केयर करेंगे। एक दिन राजकुमार सोता है तो उसे एक सपना आता है कि सपने में वो देखता है कि एक घोड़े पर बैठा हुआ सवार एक घने जंगल में जाता है, जहां उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बरमाला लिए खड़ी है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि मरा हुआ हाथी है। फिर वो देखता है कि मरा हुआ हाथी है और उसके बाद वो देखता है कि उसी बगल में मरा हुआ हाथी जो है जीवित हो जाता है और उसका शरीर जो है, आत्मा जो उसका निकल जाता है और उसका शरीर वहाँ पड़ा हुआ है। ये सब देखकर वो उसकी नींद खुल जाती है। लगभग 10 दिन ऐसे ही वो सपना देखता रहता है, लेकिन परेशान हो जाता है कि आखिर इस सपने का क्या मतलब है। फिर वो अपनी माँ से, जो राजमाता होती हैं, उनसे बताता है कि मेरे ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं। राजकुमार जाके बताता है। राजमाता समझ नहीं पाती कि क्या है मेरे बेटे के सपने का राज। फिर वो अपने बेटे को समझाती हैं, बेटा तुम जो दिमाग अपना खाली रखते हो ना, मन तुम्हारा खाली रहता है, उसकी वजह से हो सकता है कई तरह के सपने आ रहे होंगे। इसलिए तुम आज से अपने पिताजी के पास रहोगे, यानी कि जब राजकाज जो काम होता है ना, उसमें तुम्हें जाना है और वहाँ उनके साथ रहना है, जिससे तुम्हारा मन लगा रहेगा। राजकुमार बात मान जाता है अपनी माँ की और चल पड़ता है अपने पिताजी के पास से और रोज़ उनके पास बैठता है। और वहाँ पर कई तरह के मामले आते हैं जिनका उन्हें न्याय करना होता है, फैसला करना, तो उससे भी बहुत मज़ा आता है। रोज़ ऐसे ही न्याय करना होता है। एक दिन ऐसा फैसला करना होता है, यानी कि एक दिन किसी का फैसला कर रहे होते, तभी बाहर से आवाज़ आती है चिल्लाने की। एक सौदागर जो ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो सैनिक सारे रोकते हैं। तभी राजकुमार जाते हैं, बोलते क्या हुआ? तो बोलता है, जो राजकुमार को जो सैनिक बताते हैं कि ये सौदागर ज़बरदस्ती कह रहा है कि मेरे घोड़े ले लीजिए और अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो राजा साहब बोलते हैं उसे आने दो। अब राजा साहब बोलते हैं आने दो उसे, और राजकुमार को इशारा करते हैं कि देखो यहाँ पर तो इतने सारे घोड़े हैं, तुम्हें कौन पसंद है? अचानक जो राजकुमार है, उनकी नज़र एक ऐसे घोड़े पर पड़ती है जो सपने में देखते थे। उन्हें लगा कि जरूर कुछ ना कुछ बात है। अब वो सपने में जो देखते थे वही घोड़ा सामने आ गया। अब बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उसी घोड़े पर हाथ रख दिया और पूछा कि इसका क्या दाम लेना चाहेंगे? मुझे ये घोड़ा बहुत पसंद आया। सौदागर ने कहा कि लेकिन ये तो मैं नया नया घोड़ा लेकर आया हूँ। तो बोलते हैं बताइए इसकी चाल ढाल कैसी है? तो अब जो सौदागर अब क्या बोले? बोलता है मैं आपको कैसे बता सकता हूँ इसकी चाल ढाल, क्योंकि इसका चाल ढाल तो मैं खुद ही नहीं जानता। कल ही मैं इसे खरीद कर लाया हूँ, तो अभी तो इसकी चाल ढाल जाननी पड़ेगी। अब दूसरा घोड़ा ले लीजिए। अब राजकुमार को तो सपने में घोड़ा आया था, अब वो जानना चाहते थे कि आखिर मेरे सपने का मतलब क्या है। वो बोलता है नहीं,
घोड़ा तो मैं ही लूँगा और मैं खुद ही जांच पड़ताल कर लूँगा कि इसकी चाल ढाल क्या है। वो समझाता है सौदागर कि अभी इस पे मत चढ़िए। उनके समझाने से पहले ही उस घोड़े पर सवार हो जाते हैं। अब वो घोड़ा लेकर उड़न फू हो जाता है, रुकता ही नहीं है। राजा साहब मंत्रियों लोगों को बोलते हैं कि देखो मंत्री, मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए अपनी सेना लेकर उसके पीछे जाओ। मंत्री एक जो था उनका, वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि राजा कब मरे और मैं राजा बन जाऊं, लेकिन कोई उसको चारा नहीं मिल रहा था। लेकिन आज उसको अपना जो है उपाय सक्सेस होता हुआ दिख रहा था। सोच रहा था कि जब बेटा गया है तब पता नहीं घोड़ा इसे किस हालत में लेकर आएगा या कहाँ लेके जाएगा। इस स्थिति में राजा तो अधमरा हो जाएगा, उसके बाद मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। अब उसे राजा को जो मंत्री जो सोचता है ठीक है, और अपने कुछ लोगों को भेज देता है, अनमने मन से नहीं, पूरे मन से नहीं, और अपने बेटे को भेज देता है कि जाओ वो सैनिक लेकर और राजा के बेटे को देखो कहाँ गया है। लेकिन वो चाहता था कि उसका बेटा उस सही हालत में ना आए जिससे राजा भी अधमरा हो जाएगा और मेरा काम भी सक्सेस हो जाएगा। अब राजा के बेटे को तो लेकर चल पड़ा घोड़ा, इतने घने जंगल में लेके गया जो सपने में देखते थे। जैसे वो घने जंगल में जाते हैं उन्हें याद आता है कि तो मैंने सपने में देखा था। अचानक उन्हें अब कुछ अपना खतरा महसूस होता हुआ नजर आया। सामने से एक ऐसा लगा कि सामने से कुछ आ रहा है, सतर्क हो गए। फिर अचानक से एक गोली की आवाज़ सुनाई दी तो उन्हें समझ आ गया कि लगता है कोई शिकारी आया हुआ है शिकार करने के लिए। तो और सतर्क हो जाते हैं कि कहीं वो मुझे जानवर समझ के ना मुझ पर वार कर दे। सतर्क होके पीछे खड़े, एकदम मतलब एक कोने में खड़े होना चाहते हैं झाड़ियों के बीच में, लेकिन उन्हें क्या पता कि पीछे से जो एक शेर था जो पीछे से उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। अभी उन्हें पता चलता है, जैसे ही शेर की आवाज़ दहाड़ थोड़ी बहुत सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि शेर तो मेरे पीछे है। अब मैं बचूं तो कैसे बचूं? पेड़ पर चढ़ने का उपाय आता है, लेकिन जाऊं तो कैसे जाऊं? जाने के लिए तो समय चाहिए, तब तक तो शेर मुझ पर आक्रमण कर देगा। फिर भी कोशिश करते हुए दौड़ते हुए भागते हैं चढ़ने के लिए पेड़ के ऊपर, लेकिन तब तक शेर उन पर आक्रमण करने के लिए कूद पड़ता है, उछलता है। जैसे उछलकर खींचता है तो वो नीचे आके धर्म करके गिर जाते हैं, पेड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं। लेकिन ये क्या, वो डर के मारे आंखें बंद करते हैं, लेकिन आंखें खोलने के बाद देखते हैं कि शेर उनके ऊपर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है, अचानक वो गिर पड़ता है। उसके मुंह में गोलियां जो होती हैं अंदर धंस जाती है और शेर का मृत्यु हो जाता है। ये देखकर वो घबरा जाते हैं कि चलो अच्छा है जो हुआ, लेकिन हुआ कैसे? अचानक पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक सुंदर सी लड़की जो शिकार करते हुए आई हुई है। देखते उस लड़की को देखते रह जाते हैं, उसके ऊपर इतना मोहित हो जाते हैं कि वो उसको देखते ही रह जाते हैं, देखते रहते। बोली जाती है लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनते हैं, वो तो बस उसको ही देखते रह जाते हैं। लड़की बोलती है कि राजकुमार जी आप कैसे हैं, ठीक तो है? देखिए मुझे तो इसे मारना ही था किसी तरह से। ये मैंने देख लिया था कि आप इधर आए थे और मैंने इस शेर को भी देख लिया था, आपके पीछे पीछे चल पड़ा था, लेकिन मुझे आपको बचाने के लिए इधर आना पड़ा। तो अचानक जब बोलते हैं तो अचानक जो लड़की होती है बोलती है कि राजकुमार जी, तब उनकी जो है जो सम्मोहन होता है टूट जाता है। बोलते हैं हाँ जी बोलिए। बोलते हैं कि आप ठीक तो है? बोलते हैं हम ठीक है, लेकिन आप कौन हैं? तो बोलती है हम तो यहीं एक कुटिया में रहते हैं, मुनि के आश्रम में, उनकी बेटी हैं हम। हुआ ये कि हमने देख लिया था कि आपके पीछे पीछे शेर चल पड़ा था और इस शेरू को तो मुझे मारना ही था, क्योंकि मैंने बहुत दिन से देखा था, इस सबको परेशान कर रहा था। अब वो शेरू बोलकर ऐसे बोल रही थी ना, तो राजा जी सोच रहे हैं ऐसे बोल रही है जैसे कि खिलौना को मार कर आई है। फिर भी अब उसके पीछे पीछे चल देते हैं। बोलते हैं कि पूछते आप कहाँ से हैं, कहाँ के राजा हैं, सब बताते हैं कि मैं इस घोड़े पर अचानक सवार किया और इस घोड़े ने की वजह से मेरा ये यहाँ तक पहुँच आया हूँ, लेकिन मुझे ही नहीं पता मैं कब यहाँ चला आया और घोड़ा मुझे यहाँ लेकर चला आया। कि ठीक है चलिए। आश्रम की तरफ लेके जाती है, कुटिया में जहाँ एक मुनि होते हैं। तो वो जाती है, बाबा देखिए क्या मैं क्या कर आई हूँ, देखिए बाबा। जैसे ही मुनि आश्रम से निकलते हैं वो बहुत क्रोधित होते हैं उस लड़की पर जिसका नाम चंद्रकांता होता है। बोले चंद्रकांता तुमने फिर से ये तीर और धनुष क्यों ले लिया?
आई बंदूक की गोलियां क्यों ली, बंदूक लेकर कहाँ गई थी, तुम्हें तो हमने मना किया था ना कहीं जाने से। तो बोलती है कि पिताजी गुस्सा मत करिए बाबा जी, मैं इसलिए नहीं यहाँ आई कि मुझे शौक़ नहीं है शिकार, आपको तो पता है मुझे शिकार करने का शौक़ है, लेकिन मैं ऐसे नहीं गई थी, मैं इनकी ज़िंदगी बचाने गई थी। देखिए इनसे मिलिए, राजा जी ये राजकुमार हैं। तब वो बैठ जाते हैं और जब वो इतना क्रोधित होते हैं तो थोड़ा अपने आप को गुस्सा शांत करने के लिए अंदर की तरफ चली जाती है। तभी जो राजकुमार बताते हैं कि मैं यहाँ से आया हूँ, मैं राजकुमार हूँ, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई जिससे आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई है। बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, इसका यही काम है, कभी भी किसी की मदद के लिए टूट पड़ती है। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि अब जो राजकुमार के मन में शंका पैदा होती है कि आखिर ये लड़की एक ऋषि संत की बेटी होकर इतनी अच्छी शिकारी कैसे बन गई, इसके अंदर ऐसा खून तो राजकुमार मतलब राजघराने की औरतों के अंदर या मर्दों के अंदर दौड़ती है। तो वो इस बात को पूछ लेते हैं मुनि से, ऋषि से। ऋषि बताते हैं कि आप सही पकड़े हो कि ये ऋषि की बेटी नहीं, यानी कि मेरी बेटी नहीं है, ये तो एक राजशाह की बेटी है। हुआ ये कि एक बार ये जो राजकुमारी अपने बरामदे में आंगन में खड़े होकर, छत के आंगन में खड़े होकर बाहर का नज़ारा देख रही थी, तभी एक ऊपर से एक राक्षस जा रहा था, जिसने देखा कि बहुत ही सुंदर, इसकी सुंदरता को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उनका अपहरण करके लेकर उड़ने लगा। तभी इनके पिताजी ने को आवाज़ लगाने लगी इनकी पुत्री की, पिताजी बचाइए बचाइए। और पिताजी इसके पीछे निकल पड़े। अब उस राक्षस को लगा कि मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, इस राजा से, क्योंकि राजा के तो बहुत सारे नाम हैं और ये राक्षस उतना ज़्यादा ऊंचा नहीं था जो राजा को हरा सकता था। इसलिए उसके अंदर इतना डर पैदा हो गया कि वो उनकी पुत्री को यहीं छोड़कर आगे की तरफ उड़ के चला गया। अब जब राजा उसका पीछा करते करते मेरे पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इनकी पुत्री मेरे पास है, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी पुत्री का ध्यान रखिए, मैं जब तक उसका वध नहीं कर देता, उसका हरा नहीं देता, तब तक मुझे चैन नहीं, क्योंकि मेरी घर की इज्जत पर उसने हाथ रखी है। इसलिए उसके पीछे चले गए और साथ में ये भी बोल कर गए कि अगर मैं नहीं लौटा तो समझ लीजिएगा कि मैं वीरगति को प्राप्त हो गया हूँ। तब आपको मेरी बेटी का ध्यान रखना है और मेरी बेटी की शादी भी आपको ही करनी है, लेकिन हाँ, इस शादी के लिए एक शर्त है कि आपको मेरी बेटी की शादी उसी इंसान से करनी होगी जो पर काया और परवेश की माया जानता हो। अब ये बात राजा के बेटे यानी राजकुमार को समझ नहीं आई। उन्होंने बोला कि आखिर इसका मतलब क्या है, पर काया और परवेश का मतलब क्या है। उन्होंने समझाया पर काया परवेश का मतलब ये है कि जो एक मरा हुआ कोई जीव है उसके अंदर समा जाए, उसकी आत्मा उसमें समा जाए, उसका मतलब है पर काया परवेश। मतलब कि उसके अंदर ऐसी विधि विधान जानता हो, शक्ति जानता हो, ऊर्जा जानता हो, उस मंत्र को जानता हो जिसके द्वारा अपने ऊर्जा को एकत्रित कर वो किसी भी मरे जीव में अपनी आत्मा को प्रवेश कर सके। बोलते हैं ठीक है। अब वो बोलते हैं राजकुमार, जिन्हें उनकी राजकुमारी बहुत पसंद आई थी, बोलते हैं कि देखिए हम एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी अपना वचन नहीं तोड़ते हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक मैं इस माया को नहीं समझ पाऊंगा, इस तंत्र मंत्र को नहीं सीखूंगा, तब तक मैं राजकुमारी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन आप मेरी उनसे शादी करा दीजिए, तब तक वो मेरे राजमहल में, दूसरे राजमहल में रहेंगी आराम से, कोई चिंता की बात नहीं है, आपके सिर से बोझ हम हटा देंगे। बोलते हैं कि आप तो बहुत ही अच्छे घर के हैं और बहुत ही अच्छे, और मुझे विश्वास है कि आप क्षत्रिय हैं तो अपना वचन नहीं तोड़ेंगे और मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ भी हल्का हो जाएगा। मैं बहुत ही अच्छे घर में उन लड़की की शादी कर दूंगा। अब वहाँ पर लड़की खाना का इंतजाम करती हैं, सभी खा पी लेते हैं। उसके बाद ऋषि मुनि अपने ऋषियों, जितने ऋषि दोस्त होते हैं वहाँ के जितने भी मुनि सब आते हैं और ऋषि कन्या, उनको ऋषि कन्या बनाया जाता है। जो राजकुमारी होती है ऋषि कन्या के रूप में उनको विवाह कर दिया जाता है विधि विधान से। और विदा के टाइम तब तक वहाँ पर मंत्री का बेटा सैनिक लेकर पहुँच गया होता है। अचानक उसकी नज़र राजकुमारी चंद्रकांता पे पड़ता है, देखता है तो उसे देखता रह जाता है, उस पर मोहित हो जाता है। बोलता है इतनी सुंदर
स्त्री राजकुमार के हाथ लगे कहाँ। अब वो सोचने लगता है तरकीब कि कैसे मैं इसे अपना बनाऊंगा। कहता है किसी न किसी दिन मैं इसे अपना बना के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसके लिए उसके दिमाग में जो है ना चालें चलने लगती है। बोलता है मैं तो इसे किसी तरह से पा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजकुमार से कहता है कि आपको देखिए घर वाले कितने परेशान हैं, ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, चलिए जल्दी। तो राजकुमार कहते हैं हाँ हाँ, हम अपनी दुल्हन तो लेकर ही जाएंगे। अब वहाँ पर राजकुमार तब तक राजमहल में यह खबर पहुँचा दी जाती है कि राजकुमार ने एक शादी कर ली है एक सुंदर सी स्त्री से, लड़की से, जो अभी घर पहुँचने वाले हैं। तो वहाँ पर रानी, पहले ऐसे ही होता था कि रानी लोग को पता चल जाता था तो आरती की थाली सजा वजा कर रख लेती थी। यहाँ से सभी ने, ऋषि के घर से जितने जिन लोगों थे, ऋषि मुनि की जो पत्नी थी, बेटी थी, सभी ने बहुत अच्छे से राजकुमारी का विदा किया। राजकुमारी को लेकर राजकुमार निकल पड़े उसी घोड़े पर। अब जब वो घर पहुंचते हैं तो उनकी जो माँ होती हैं अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती हैं। इतनी सुंदर स्त्री को लेकर आए, इतनी सुंदर राजकुमारी मेरे घर की बहू बनी है, उसे लेकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने घर में प्रवेश कराती हैं। लेकिन अब राजकुमार के आगे ये बात होती है कि कैसे इनके जो शर्त है उसे पूरा किया जाए। इसलिए अपनी माँ से बताते हैं कि माँ, मैं जिस सपने में देखता हूँ, अपनी माँ के साथ उनके कमरे में चले जाते हैं बात बताने के लिए, और राजकुमारी को एक अलग महल में रखवा देते हैं, क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय होने का वचन दिया था कि मैं तब तक राजकुमारी को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक मैं शर्त पूरी ना कर दूं। इसलिए अपनी माँ से सारी बात बताते हैं कि माँ देखिए, ये वही लड़की है जो मेरे सपने में आती थी, और ये वही घोड़ा है जो मुझे उस जंगल तक लेके गया। तो माँ कहती हैं कोई बात नहीं, सुखद अंत हुआ है, यानी कि आपके सपना जो है साकार हुआ है तो सुखद हुआ है, इसमें घबराने की क्या बात है। तब वो आगे बात बताते हैं कि माँ, इसमें एक और बात है कि मुझे एक शर्त इनका पूरा करना पड़ेगा, इनके पिताजी ने जो शर्त किया था तो वो मुझे पूरा करना पड़ेगा। माँ और चिंतित हो जाती है कि ये कैसा शर्त है। माँ का दिल जो होता है ऐसे ही होता है, तो माँ बहुत चिंता करती है। तो बोलते हैं कि माँ चिंता मत करिए, जब मैंने यहाँ तक पूरा कर लिया है तो शायद आगे भी, शायद इसीलिए मुझे ये सारे सपने आते थे, सब पूरे करने के लिए। अब यहाँ तक बात होती है सुबह के टाइम जब दरबार लगती है, तो राज दरबार में पिताजी के समक्ष ये बात रखते हैं राजकुमार। तो पिताजी चिंतित हो जाते हैं। फिर पिताजी मंत्री से सबसे सलाह लेते हैं कि बताइए, ऐसा कोई इंसान मिलेगा जो ये माया तंत्र सिखा पाए हमारे राजकुमार को। ये बात मंत्री का बेटा भी सुन रहा है और वो भी समझ गया कि यानी कि चंद्रकांता को पाने के लिए पर काया और परवेश की माया जानना पड़ेगा, तंत्र आना चाहिए। इसलिए अब वो सोचने लगा कि कोई बात नहीं, अब उसे पाने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ, जब राजकुमार ये विधि सीखेंगे तो मैं भी उनके साथ ही सीख लूँगा। अब जब यहाँ पर राजकुमार चल पड़ते हैं इस बात के लिए, तो मंत्री उन्हें एक सलाह देते हैं कि हम अपने रास्ते में जगह जगह यात्रियों के ठहरने के लिए एक जगह बना देंगे, जगह जगह जहाँ से दूर दूर से यात्री लोग घूम कर आते हैं तो वहाँ ठहरेंगे। फिर हम उनसे उनकी जानकारी लेंगे कि कहाँ से आए हैं, और वो हो सकता है कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा जो इसकी बात बता सके कि कौन इस चीज़ को सिखाता है, क्योंकि दूर दूर से पहाड़ी इलाके से लोग यात्रा करके आते हैं तो वहाँ ठहरेंगे तो इस बात को बता सकते हैं। राजा को ये बात अच्छी लगी। राजा ने बोला ठीक है। अब जगह जगह यात्रियों के रुकने के लिए जगह बना दिया गया। अब हर रोज यात्री वहाँ रुकते और राजकुमार और मंत्री जाकर उनसे बातें करते। कम से कम 2 महीने गुजर गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक यात्री ऐसा वहाँ पहुँचा जिससे राजकुमार की मुलाकात हुई। तो राजकुमार ने उनसे पूछा तो बोला कि मैंने ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से मैंने यात्रा ना कहूँ, मैंने हर जगह यात्रा की है, हर पहाड़ी का यात्रा किया। तो राजकुमार ने बोला कि क्या आपने ऐसा इंसान से मिलन किया है, ऐसे इंसान से मिले हैं जिससे पर काया परवेश की जो है ना माया आती हो। लेकिन वो आदमी अचंभित नहीं हुआ, हैरान नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसे इंसान से मिलकर आया था। उसने बोला कि हाँ, मैं एक इंसान को जानता हूँ, ये बर काया और परवेश माया जो आप बोल रहे हैं कि किसी भी शरीर के अंदर जाने वाला जो माया है, वो मैं एक इंसान को जानता हूँ।
जो पहाड़ी इलाके में है, लेकिन जगह मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको वहाँ पर पहुँचने में थोड़े कष्ट होंगे। वहाँ पहुँचिएगा और आपको खुद ही वो ध्यान मगन में रहते हैं। मैं उनके दर्शन कर कर आया हूँ। वो आपको ऐसे दर्शन नहीं देंगे, ध्यान मगन में रहते हैं। आपका इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं तो वो श्राप भी दे सकते हैं आपको। बोलते हैं वो बहुत खुश होता है राजकुमार कि मुझे आज ये सब कुछ मिल गया। और फिर अपने पिताजी से बताते हैं, माताजी से बताते हैं कि हम मुझे जाना। माँ तो घबरा जाती हैं, तो किस तरह से मना लेते हैं, माँ चिंता मत करो, मैं सही सलामत पहुँच जाऊँगा। अब वो चंद्रकांता के महल में जाते हैं और बोलते हैं, जो राजा चंद्र होते हैं, कि चंद्रकांता आज हमें उस आदमी की तलाश हो गई है, हम उनसे मिलने जा रहे हैं और उनसे विधि विधान सीख कर हम आपके पास आएंगे। चंद्रकांता बहुत उदास हो जाती हैं, रोने लगती हैं कि आपको मेरी वजह से कितने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। आप नाजों से पले बड़े हैं और आपको मेरी वजह से इतने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज ये वचन तोड़ देती हूँ, छोड़ दीजिए मेरे पिताजी के सारे वचन और छोड़कर बस हम एक हो जाते हैं। तो राजकुमार कहते हैं, ये कैसे कह रही हैं बात, हम क्षत्रिय हैं और अपना वचन कभी नहीं तोड़ते, और आप कैसे कह सकती हैं, आपके पिताजी ने ये सब शर्त रखी है तो क्यों ना पूरा करूँ मैं, और आपके पिताजी ने जो शर्त रखी है वो ज़रूर पूरा होगा, आप चिंता मत करिए। ये बात कह के समझा के जाने की जैसे सोचते हैं, तब बोलती है चंद्रकांता कि आप अकेले जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि नहीं, जो मंत्री के बेटे हैं, जो मंत्री के बेटे केसरी, वो मुझे परेशान करके रखे कि मेरे साथ ही जाएगा, क्योंकि बचपन से मेरे साथ ही जाता है जहाँ तहाँ, इसलिए मुझे उसका साथ लेके जाना पड़ेगा। इस पर चंद्रकांता बोलती है कि नहीं प्रिय जी, उनसे विश्वास मत करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो धोखेबाज आपका मित्र है, मित्र आपको साथ नहीं देगा, और मुझे उसकी नीयत भी ख़राब लग रही है। मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत बुरी नज़र से देखता है। इस पर वो हंसकर बोलते हैं चंद्र कि नहीं चंद्रकांता, वो मेरा बचपन का मित्र है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और बहुत ही अच्छा इंसान है। वो तुम्हें इसलिए लग रहा क्योंकि मेरे साथ हमेशा रहता है। तुम चिंता मत करो, तुम अपना ध्यान रखना, हम कुछ ही दिन में चले आएंगे। यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये जो मंत्री का बेटा होता है साथ में जाता है, जिद करके वो साथ चल पड़ता है। अब उसको लगता है कि किसी तरह से मैं ये जब योग विद्या सीख लूँगा ना, तो राजकुमार का काम तमाम करके बस मेरा काम बन जाएगा, उसके बाद मैं चंद्रकांता को पालूंगा। पहाड़ी इलाका में जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो ऋषि जी होते हैं, जो साधु योग विद्या अपनी विद्या मतलब अध्ययन में लगे होते हैं, लगभग 2 दिन बीत जाते हैं। वो भी चुपचाप वहाँ बैठकर इंतजार करते हैं कि कब ये अपनी अध्ययन से वापस आएंगे, आंखें खोलेंगे। इस पर गुस्सागर जो केसरी होता है बोलता है, चंद्र आप इनको बोलिए कि आंखें खोले। तो बोलते हैं नहीं ऐसी हरकत मत करना, नहीं तो ये श्राप भी दे सकते हैं, खुद ही आंखें खोलेंगे। तीसरे दिन जब वो आँख खोलते तो सामने चंद्र को देखते हैं, राजकुमार चंद्र को। बोलते हैं कि बोलो बेटा, आप यहाँ किस लिए आए हो और इतना दिन से मेरा इंतजार कर रहे हो। बोलते हैं कि महात्म, मैं यहाँ पर आया हूँ एक जरूरी काम से, यानी मुझे पर काया प्रवेश की योग विद्या सीखनी है। इस पर अचंभित होकर बोलते हैं जो ऋषि होते हैं कि ये क्या कह रहे हो, तुम्हें ये सब सीखने की क्या जरूरत है, क्यों सीखना चाहते हो तुम। बोलते हैं वो सब कहानी बताते हैं अपनी कि ऐसी ऐसी बात हुई मेरे साथ, तो मुझे सपने आते हैं, मुझे सब सीखने पड़ेंगे। तभी ध्यान लगाकर ऋषि थोड़ा देर शांत होकर सोचते हैं और फिर आंखें खोलते बोलते हैं हाँ ये बिल्कुल सही है, ये तुम्हें ही सब करना है और तुम्हारे ही भाग्य में ये सब लिखा है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें जो शिक्षा मिली है वो भी मेरे द्वारा ही मिलेगी, मुझे सब मैंने पता कर लिया है। अचानक उनकी नज़र केसरी पर जाते हैं। बोलते ये कौन है। बोलते मेरा दोस्त है, मंत्री का बेटा है, जो बचपन से मेरे साथ पला बड़ा है। बोलते इस पर विश्वास मत करो, इसको सीखने की क्या ज़रूरत है और ये किस लिए आया है। तो वो बोलता है मुझे भी सिखा दीजिए, जब राजा जी राजकुमार सीख रहे तो मैं भी सीख लूँगा साथ में। तो बोलते नहीं इसको सिखाओ मत, अगर इसने सीख लिया तो कुछ गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो राजकुमार बोलते नहीं महात्म जी ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा दोस्त है, अच्छा है। महात्म जी भी इसको अलर्ट करते हैं कि ये इससे बच के रहना, और पत्नी ने भी अलर्ट किया, लेकिन राजकुमार तो भोले होते हैं, सोचते हैं नहीं मेरा दोस्त है, बचपन से मेरे साथ है, अच्छा रहेगा। फिर धीरे धीरे योग विद्या शुरू होती है और 1 महीने में इनकी योग विद्या जो है कंप्लीट हो जाती है। अब ये जाने की तैयारी करने वाले होते हैं, तो शाम को रात को राजकुमार सोए होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका दोस्त जो उनके पीछे पड़ा है, जो मंत्री का बेटा, उनकी हत्या के लिए पीछे आने वाला है।
तभी उनको लगता है कि आंखें बंद करके सोए हैं नींद में, और उनको ऐसा फील होता है कि कोई मेरे आसपास है, लेकिन वो इस बात से अनजान अपनी नींद में है। तभी अचानक खंजर लेकर पहुंचता है ये केसरी। तभी जो ऋषि होते हैं उसको तलवार से वार करते हुए खंजर को हटाकर उसे घसीटते हुए अपने आश्रम में लेकर आते हैं। बोलते हैं मैंने पहले ही इस बात के लिए उसको चेतावनी दे दी थी, लेकिन वो नहीं माने राजकुमार, और आज तुमने अपनी करतूत दिखा दी। तुम्हें तो सिर्फ इसी काम के लिए तुम यहाँ आए थे ना, कि तुम योग विद्या सीख जाओगे, राजकुमार को अपने रास्ते से हटा दोगे। लेकिन याद रखो कि आज मैं तुम्हें यहाँ से हटा दूंगा। अब गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा कि गलती होगी, माफ़ कर दीजिए। बोलते ठीक है, माफ़ तो कर दे रहा हूँ, लेकिन रास्ते में कभी ना अपने दोस्त को जख्म मत पहुँचाना। बोलते ठीक है, नहीं पहुँचाऊँगा। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। वहाँ तो माफ़ी मांग लेता है ऋषि से, लेकिन इस बात की भनक राजकुमार को नहीं होने देते हैं। अब दोनों निकल पड़ते हैं रास्ते में, लेकिन अब इसके दिमाग में रास्ते में भी खुरापाती होती है कि कैसे मैं राजकुमार को अपने चंगुल में फंसाऊं और कैसे मैं इससे पीछा छुड़ाऊं। जाते जाते अचानक उन्हें एक सामने हाथी मरा हुआ दिखता है। तो बोलता है कि राजकुमार, हमने योग विद्या तो सीख ली है, लेकिन इसको हमने इस्तेमाल करके नहीं देखा। उसे एक उपाय सोचता है और सोचता है किस तरह से अब राजकुमार मेरे चंगुल में फंसेगा। बोलता है हाँ, लेकिन कैसे करेंगे हम ये सब। बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए। देखो सामने हाथी पड़ी है, क्यों ना आप योग विद्या करिए और अपना परीक्षा लीजिए कि आप पास हुए हैं कि नहीं हुए। बोलते ठीक है। अब वो अपने मन चित्रों को एकत्रित करते हैं और अपनी आत्मा उस हाथी में डाल देते हैं। हाथी जिंदा खड़ा हो जाता है और राजकुमार का जो शरीर होता है वहाँ पड़ा रहता है। अब ये हाथी के रूप में जब आ जाते हैं राजकुमार, तो सोचते हैं कि क्यों ना मैं जंगल की थोड़ा सैर कर आऊँ। बोलते हैं कि केसरी, थोड़ा देर तुम मेरे शरीर का ध्यान रखना जंगली जानवरों से, मैं थोड़ा देर में ये पूरा भ्रमण करके आता हूँ, थोड़ा आनंद उठा कर आता हूँ। अब इसको मौका मिल गया था। बोलता है ठीक है, अब जाइए, हम आपके शरीर का ध्यान रखेंगे। अब इससे बड़ा मौका खोना नहीं चाहता था, इसलिए वहाँ वो बैठकर थोड़ा देर देखा। जैसे ही हाथी के रूप में चल पड़े, जो हाथी के अंदर राजकुमारी की आत्मा थी, वो वन में पर भ्रमण करने निकल पड़े। तभी फटाफट से ये एकत्रित करता है अपने मन चित्र को और विधि विधान योग विद्या शुरू करता है, और राजकुमार के अंदर अपनी आत्मा को डालकर लकड़ियां इकट्ठा कर अपना शरीर जला देता है। अब ये राजकुमार का शरीर में चला जाता है और अपना शरीर जला देता है। अब ये चाहता था कि किसी तरह से मैं चंद्रकांता को पालूं, इसलिए चंद्र के रूप में चला जाता है। और उधर चंद्र जो राजकुमार जो होते हैं, उनकी आत्मा हाथी में घूम रही है, इधर से उधर घूम रही है, भटक रही है। हाथी का ग्रुप जो मिल जाता है देख के खुश हो जाते हैं कि ये हमारा हाथी तो जिंदा है। लेकिन कितना देर, थोड़ी देर वो लोग साथ में घूमते, लेकिन उन्हें तो भाईचारा नहीं निभाना होता। वो तो थोड़ा देर भ्रमण करना चाहते थे, हाथी के रूप में जंगल को देखना चाहते थे, इसलिए थोड़ा देर वो हाथी के साथ रहते हैं। फिर साइड में चले जाते हैं, पानी में नहाने चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि पानी में कैसे हाथी लोग नहाती है, थोड़ा सूंड में पानी भर भर के खूब नहा लेते हैं। फिर जब वापस उसी जगह आते हैं तो देखते हैं ये क्या, वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अचानक देखते हैं कि चिता जल रही है, जिसमें उनके दोस्त का यानी कि जो केसरी का शरीर जल रहा है। उन्हें समझ आ जाता है कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया है, उसने अपना शरीर जलाकर मेरे शरीर में प्रवेश कर निकल पड़ा है। उन्हें अपनी पत्नी की और ऋषि की कही बात याद आती है कि इस पर भरोसा मत करो। उन्हें सबसे बड़ी बात याद आती है कि उनकी पत्नी ने कहा था कि उसकी नज़र उस पर बुरी नज़र है। वो डर जाते हैं कि क्या करेगी, मेरी पत्नी के साथ ही कुछ गलत ना कर दे, और मैं अब इस हाथी के रूप में कर क्या सकता हूँ। बहुत रोने लगते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ही, अब आप ही मेरी पत्नी का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चंद्र के रूप में जो केसरी होता है पहुँच जाता है, और घोड़ा जो होता है, जो चंद्र का घोड़ा, वो अकेला पहुँचता है सबसे पहले, और पहुँचकर चंद्रकांता के पास पहुँचता। चंद्रकांता दौड़ी दौड़ी आती है, समझ जाती है कि घोड़ा कुछ कहना चाहता है, यानी कि चंद्र नहीं आए, यानी कि उनको कोई तकलीफ है। अचानक जो केसरी चंद्र के रूप में आता है, देखकर उतनी खुश नहीं होती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा चंद्र नहीं है। बोलता है कि देखो चंद्रकांता, मैं सारी योग विद्या सीख आया हूँ, पर काया और परपेश का माया सीख आया हूँ, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये बात उसे हजम नहीं होती है। वो बोलती है कि देखिए, अच्छा है आपने सब सीख लिया, अब वो चाहती है कि मैं
इस सच्चाई तक पहुँचूँ कि आखिर ये मेरा चंद्र है कि नहीं, क्योंकि इसके आव भाव जो है ना बहुत अलग लग रहे हैं। इसलिए बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन, मैंने 2 महीने का आपसे मनौती मांगा था कि मैं व्रत करूँगी, उसके लिए मुझे 2 महीने की मनौती चाहिए, मांगी है, पूरी करनी है। उसके लिए कोई भी पुरुष की जो है ना छाया तक नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए मैं इस महल में अकेले रहकर इस मनौती को पूरा करना चाहती हूँ। आपकी भी छाया नहीं होनी चाहिए, आप भी पुरुष हैं। तो बोलता है कि ठीक है, 2 महीने की बात है, मैं ये 2 महीने में महल में नहीं आऊँगा, तब तक तुम अपना मनौती पूरा कर लो। बोलता है 2 महीने की तो बात है, उसके बाद तो मेरी ही होगी। तब तक उसको खबर मिलती है कि एक हाथी जो पूरी तबाही मचाकर पहुंच चुका है, बहुत हिनहिना कर आ रहा है। तभी बोलता है कि कुछ सैनिक आके बताते हैं कि राजकुमार, हाथी पहुंच गया है, एक पता नहीं बहुत पागल सा हाथी है जो हमारे राजमहल में पहुंच गया है और इधर उधर परेशान कर रहा है सभी लोगों को, जितने हमारे राज दरबार के लोग हैं सबको परेशान कर रहा है। बोलते हैं ठीक, उसे समझ आता है कि हाथी तो और कोई नहीं, ये तो वही राजकुमार का जो आत्मा उसके अंदर है जो आया हुआ है। बोलता है ठीक है, तुम ना सेनापति को लेकर और सेना के 3 टुकड़ियों करके लेकर चलो, मैं भी आ रहा हूँ। बोलता है कि चंद्रकांता, मैं ठीक है, मैं 2 महीने बाद तुमसे मिलने आऊँगा, तब तक तो अपना व्रत पूरा कर लो और ठीक से रहना। अब चला जाता है। वहाँ पे देखता है तो हाथी जो एकदम गुस्से में पहुँच रहा है, वो अपनी चंद्रकांता से मिलने के लिए बेचैन है। इसे समझ आता है। अब गोलियों की बौछार शुरू कर देते हैं, तीर की बौछार शुरू कर देते हैं। जान बचाते बचाते हाथी उसी घने जंगल में फिर से वापस आ जाता है, लेकिन ऐसे अचानक उसके पैर में जो है तीर लग जाती है। तभी अचानक उसे एक मरा हुआ हिरन दिखता है झाड़ियों के पीछे। झट से योग विद्या करके अपनी आत्मा को जो है राजकुमार हिरन में चले जाते हैं, जिससे हिरन तुरंत उठ के जिंदा होकर आगे निकल जाता है और हाथी अपना दम तोड़ देता है। सभी सैनिक चिल्लाने लगते हैं, हाथी मर गया, चलो जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसा करना। तो राजकुमार तो समझ जाता है, यानी कि जो केसरी होता है राजकुमार के शरीर में चंद्र, वो तो समझ जाता है कि ये तो हाथी के से निकल कर उसके अंदर चला गया है, तो ये मरा तो है नहीं। बोलते हैं कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अब उस हिरन को पकड़ के लाओ, जो हिरन जो आगे भागा है ना उसको पकड़ के लाओ। हिरन के पीछे पड़ जाते हैं, हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते। अब हिरन समझे तो समझे क्या, अब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। किसी तरह से बचते बचाते अपने आप को वो एक जंगल में घुस जाते हैं। अब ये सोचता है कि कोई बात नहीं, वापस चलते हैं, फिर से ये चंद्रकांता से मिलने के लिए जरूर आएगा, तो हिरन के रूप में ही तो आएगा ना, तब इसको पकड़कर वहीं पर हम गोली से उड़ा देंगे। अब चंद्रकांता के महल के चारों तरफ कड़ी जो है पहरा दे दी जाती है। सैनिकों से कह दिया जाता है कि जब भी हिरन दिखे तो उसे मार देना। अब इधर हिरन जो राजकुमार उसके अंदर होते हैं वो समझ जाते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा पहरा है, इसलिए एक मरे हुए तोतों के लेकर मुंह में निकल पड़ते हैं और उससे इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहते, इसलिए तोते को लेकर वो निकल पड़ते हैं। तोते को एक झाड़ी के पीछे रख देते हैं, मरा हुआ तोता, और आगे जाने लगते हैं। तभी सभी गोली जो तीर का बौछार शुरू कर देते हैं। फटाफट से ही अपनी आत्मा को निकाल कर जो है तोते में डाल देते हैं, लेकिन इस पर वो चालाकी नहीं करते हो। वहीं पर हिरन दम तोड़ देता है और तोता चुपचाप बैठे रहते हैं झाड़ी के बीच में। अब जब हिरन देखता है कि सब पलट उलट कर देख लेता है राज को, जो केसरी होता है जो राजकुमार के शरीर में होता है, कहता है हाँ अब वो राजकुमार मर गया है, अब मेरे रास्ते का कांटा हट चुका है, और चला जाता है। इधर तोता आराम से उठता है और जाकर देखना चाहता है, रानी से मिलना चाहता है अपनी राजकुमारी से, लेकिन ये क्या, राजकुमारी के तो गेट बंद है, मिले तो कैसे मिले। उदासी भाव से एक छज्जे पर बैठा होता है। अचानक एक बहेलिया उधर से जा रहा होता है। बहेलिया देखता है कि बड़ा सुंदर तोता है, उसको लालच आता है कि क्यों नहीं इसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। उसे पकड़ कर ले जाता है अपने घर। तो अब क्या करे, अब राजकुमार सोचते अब क्या करूं। तो राजकुमार के मन में दिमाग में एक जो है ना विचार आता है कि इसे तो पैसा ही चाहिए ना मुझे बेचकर, तो क्यों ना मैं इसे ऐसे पैसे तो ढेर सारे में से दिला दूंगा, तो उससे अच्छा मैं पहले अपनी चंद्रकांता से मिलना चाहता हूँ। इसलिए वो बोलते हैं कि देखो भाई, तुम्हें मैं पैसा कमाने का आइडिया बता देता हूँ। सुनता है तो वो हैरान होता है कि मनुष्य के रूप में जो तोता बोल रहा है, और ज़्यादा अचंभित होता है। बोलता है देखो तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम्हें मैं 10,000 सोने की मोहरें दिलवा दूंगा, लेकिन तुम मुझे ना राजा के महल में ले जाओ और वहाँ बेचना। वहाँ पर जो रानी जो राजकुमारी चंद्रकांता है, मुझे उनके यहाँ जाना है, तुम किसी तरह मुझे वहाँ पहुँचा दो, मैं तुम्हें 10,000 सोने की मोहरें दिलवा दूंगा।
अब दूसरे दिन जो बहेलिया होता है ये रात भर सो नहीं पाता कि मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, इस तोते ने तो मुझे बोलने वाले तोते ने तो मुझे कितना अच्छा आइडिया दे दिया है। अब लेकर चल पड़ता है उसे बेचने के लिए राजमहल में। वहाँ जाता है तो अचानक जो ये चंद्रकांता होती है उनकी एक दासी वहाँ पहुँची होती है। दासी वहाँ तोते को जाती है, देखती है, कहती है कि इस तोते का कितना आप दाम लोगे? तो बोलते हैं कि इस तोते का दाम इतना है, 10,000 सोने की मोहरें हैं। अब बोलते हैं कि इसमें अगर क्या खासियत है जो तुम इतना रेट ले रहे हो? तभी तोता जो बोल पड़ता है, यानी कि जो राजकुमार होते हैं वो देख लेते हैं कि चंद्रकांता की दासी है, वो समझ जाते हैं कि अगर इसके बहाने में चंद्रकांता तक पहुंच सकता हूं, इसलिए बोलते हैं कि देखो मैंने खुद अपना रेट जो है बताया, अपना दाम खुद लगा दिया है 10,000 सोने की मोहरें, क्योंकि मैं एक मनुष्य के रूप में बोलने वाला तोता हूँ। तो मुझे ना किस तरह से रानी के पास पहुँचा दो, रानी जो आपकी तुम्हारी जो रानी है यानी राजकुमारी चंद्रकांता, उनके पास पहुंचा, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करना, फिर मैं तुम्हें 10,000 तुम्हें भी और ढेर सारे मोहरे दिलवाऊंगा। अब ये बात रानी को बताने के लिए निकल पड़ती है दासी अपनी रानी को, जो राजकुमारी चंद्रकांता होती हैं। आकर उन्हें बताती है कि एक मैंने बहुत ही अजीब चीज़ देखी है राजमहल में, जहाँ पे एक बहेलिया सौदागर एक तोता को लेकर बेच रहा है और उस तोता में बहुत खासियत बात है। तो बोलती क्या, बताओ मुझे। बताती कि मुझे 10,000 सोने की मोहरें बोल रहा है, देकर आपके पास आना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। रानी समझ जाती है कि ये जरूर हो ना हो मेरे राजकुमारी होंगे, जो उनके अंदर एक तोते के अंदर उनकी आत्मा है। बोलती हैं कि लेकिन मैं 10,000 सोने की मोहरें लाऊं कहाँ से? कहती कि जाओ और जाकर राजकुमार से बोलना, जो अभी केसरी जो राजकुमार के शरीर में होता है, उससे बोलना कि मुझे 10,000 सोने की मोहरें चाहिए, एक तोता लेना है। अब वो जाती है, दासी की रानी ने इतने पैसे मंगवाए हैं राजकुमारी ने, तो बोलते वो साफ मना कर देता है। पहले बोलता है क्यों दूँ, और उसको क्या ज़रूरत है तोते की, बहुत कंजूस होता है ना वो, इसलिए। तो फिर सोचता है कि कहीं वो उदास ना हो जाए, इसलिए वो 10,000 सोने की, अब चंद्रकांता के नाम जब सुनता है तो 10,000 सोने की मोहरें दे देता है। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में चलता है कि आखिर 10,000 सोने की मोहरें में एक तोता कैसे आया, आखिर तोता कैसा तोता है, ये जानना चाहता है। अब जैसे ही वो खरीद कर लेकर जाती है अंदर, रानी को जैसे ही पकड़ाती है वैसे ही वो जाकर उसके हाथ से खींच लेता है और खींचकर उसकी जो है गर्दन ममोड़ देता है, जिससे वो जो तोता मरने वाला होता है, लेकिन अचानक एक मरी हुई मक्खी के अंदर जो राजकुमार की आत्मा उसके अंदर चली जाती है, वो अपना योग विजय करके उसके अंदर चले जाते हैं और मक्खी बनकर साइड में देखने लगता है। अब वहाँ पर तोता मर के गिर जाता है। अब ये चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, कहती है तुम मेरे राजकुमार नहीं हो, अगर मेरे राजकुमार होते तो ऐसा कभी नहीं करते, तुमने तो मेरे तोते की जान ली, मेरी तो कद्र ही नहीं है, अगर कद्र नहीं है तो मुझे यहाँ पर क्यों रखा है। अब उसको फील होने लगता है कि इसे शक हो रहा है कि मैं इनका राजकुमार नहीं हूँ। कहता नहीं नहीं रो मत। बोलते नहीं, आप मेरे राजकुमार हो ही नहीं सकते, अगर राजकुमार होते, मेरे राजकुमार कितने चेंज हो गए, मतलब कितने बदलाव आ गए आपके अंदर, मेरे राजकुमार तो ऐसे थे ही नहीं जो किसी पक्षी की जान ले सकते, तुमने तो एक पक्षी की जान भी ले ली, और मेरा सबसे प्रिय, मैंने इसे कितने प्यार से ख़रीदा था 10,000 सोने की मोहरें देकर, उसके लिए तुमने मेरी पक्षी की जान ले ली, तुम मेरे राजकुमार नहीं हो सकते। बहुत रोने लगती है। तो कहता रो मत। अब उसे यकीन दिलाने के लिए, अगर रो मत, मैं तुम्हारा राजकुमारी हूँ। कहता तुम्हें तोता चाहिए ना जिंदा, मैं अभी से जिंदा कर देता हूँ। वो पीछे लेकर जाता है तोते को और खुद और अपनी योग विद्या से अपनी आत्मा को तोते के अंदर डाल देता है। अब देख, इसके पीछे पीछे जो मक्खी, जिसके अंदर राजकुमार मक्खी के अंदर जो जाकर आत्मा उनकी गई होती है, वो पीछे पीछे जाते हैं। देखते हैं कि अब उनका शरीर खाली हो चुका है, यानी कि अब तो उसकी आत्मा जो केसरी होता है, अपना आत्मा को तो तोते के अंदर डाल देता है। अब जैसे शरीर खाली दिखता है राजकुमार को, वो तो चाहते थे किस तरह से मेरा शरीर खाली हो और मैं अपनी आत्मा उसमें घुसाऊं। फटाफट से वो अपनी आत्मा को अपने शरीर में डाल देते हैं और जिंदा उठ खड़े हो जाते हैं। और इसे जब ये तोता उड़ के आता है तो रानी उसे एक पिंजरे में कैद करके रख देती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है अभी तक कि ये कौन है राजकुमार मेरा इसमें। तभी उधर से आवाज़ आती है चंद्रकांता। इतनी ऐसी आवाज़ सुन के ना रानी समझ जाती है कि मेरा राजकुमार आ गया है, क्योंकि वो अपने राजकुमार के आवभाव समझती थी। दौड़ के जाती है, कहती आप आ गए। बोलता है कि हाँ। अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे केसरी ने मेरे साथ ऐसे किया, कैसे तुमने सच बोला था और ये यही केसरी है जो अभी तोता के अंदर है, इसने अपना शरीर जला दिया और मुझे किस तरह से, सारी कहानी सुनाते हैं। राजकुमारी फूट फूट कर रोते हैं कि आपको मेरे लिए कितना कष्ट करना पड़ा, आप सच्चे प्रेम करते हैं मुझसे, सच्चा प्यार आपने ही किया मुझसे, कि कितना मेरे लिए कष्ट उठाए हैं। तो ऐसी होती है सच्चे प्यार,
जो एक पति ने अपनी पत्नी से किया और अपने पत्नी के लिए क्या कुछ कर दिया। उसके बाद अब उसके लिए अब रानी बहुत, जो राजकुमार रहती है, बहुत ज़्यादा रोती हैं और बोलती हैं दिल तो कर रहा है कि इसका गर्दन मैं मोड़ दूँ। बोलते हैं नहीं नहीं, इसको हम ऐसे नहीं मारेंगे, इसको तिल तिल कर मारेंगे। अब उसके लिए सोने के पिंजड़ा बनाया जाता है और उसमें उस तोते को, यानी कि जो केसरी जिसकी आत्मा रहती है, उसको बंद कर। अब वो उस पिंजड़े में ना कहीं भी ना छेद नहीं होती है, छेद क्या, सिर्फ एक गेट होता है जिससे उसे खोल कर हल्का सा उसे खाना दिया जाता था। बहुत पछताता है कि मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, अच्छा खासा कहाँ मैं जी रहा था और मैंने अपना ही शरीर मैंने खुद ही जला दिया। और ये तो बात हो गई, राजमहल में सारी बातें चली। जो उसका पिता था वो ये सुनकर कि मेरा बेटा तो मुझसे भी आगे निकल गया, मैंने तो सिर्फ राजा बनने की सोची, इसने तो कितने बड़े काम कर दिए। तो ये थी आज की कहानी। सभी लोगों ने उसको बहुत सारे ताने दिए और उसको एक सज़ा मिल गई कि एक सोने के पिंजड़े में बंद करके रखा गया। और राजकुमार और राजकुमारी फिर से अपनी लाइफ में अच्छे से जीने लगे। राजकुमार ने अपनी शर्त पूरी कर दी और अपनी राजकुमारी को फिर से प्राप्त कर लिया अच्छे से। तो पति पत्नी का प्रेम फिर से शुरू हो गया और अच्छे से शुरू हुआ। यानी पति पत्नी का प्रेम ही ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे पर विश्वास करे, एक साथ रहे, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। वही होता है असली सच्चा प्यार, वही होते हैं पति पत्नी का असली प्यार। तो आई होप कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। और गले की आवाज़ की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। तो चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे कृष्ण।